खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर आए हैं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा है लोकसभा चुनाव जो 2024 में संभावित हैं उसके संदर्भ में। एक दो दिन से ये बड़ी चर्चा शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव को लेकर कि ये तय समय जो लोकसभा का चुनाव का 2024 में है अप्रैल मई में, उससे पहले कहीं ना कहीं हो सकते हैं, ऐसी कुछ चर्चा लगातार 3-4 दिन से बड़ी राजनीतिक गलियारों में है। यह चर्चाएं, इनका जो वास्तविकता है वो धरातल पर कितनी ठीक है या केवल एक ऐसी प्रचार मिला हुआ इन बातों को, इसके पीछे कोई तर्क है या नहीं है। समाज इंडिया मंच पर इस चर्चा में हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ, उनका परिचय मैं अपने दर्शकों से करा देता हूँ। हमारे साथ आनंद वर्धन सिंह जी हैं जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और लखनऊ से सीधे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। उनका मैं स्वागत करता हूँ समाज इंडिया मंच पर। साथ ही पुष्पेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं जो कि हिंदुस्तान समाचार पत्र के स्थानीय संपादक रह चुके हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही गिरीश जोशी जी गुजरात से हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं। उनका भी मैं संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं पुष्पेंद्र जी के पास आता हूँ इसी सवाल को लेकर। पुष्पेंद्र जी, आपने आनंद जी को सुना और बड़े विस्तार से उन्होंने पूरी इस विषय की विस्तृत व्याख्या की। आपको क्या लगता है कि जो चुनाव की चर्चा है उसमें कुछ दम है, या जो आनंद वर्धन जी कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा कोई संभावना नहीं लगती है कि जैसे कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा बीजेपी की राजनीतिक यात्रा का, ऐसे में जनवरी में जैसे प्राण प्रतिष्ठा का एक तयशुदा कार्यक्रम लगता है कि जनवरी मिड में भगवान श्री राम की वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर में, तो उसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके बाद ही सरकार चुनाव करवाएगी या उससे पहले कुछ आपको संभावना क्या लगती है? पुष्पेंद्र शर्मा जी। प्रशांत जी नमस्कार, और आज पैनल पे बैठे भाई आनंद जी और गिरीश जोशी जी का अभिवादन करता हूं, आपके दर्शकों का अभिवादन करता हूं। आनंद जी ने आंकड़ों के साथ तो सारे तर्कों सहित बात कही, उसके बाद मेरे पे कहने को बहुत कुछ बाकी नहीं रह जाता और मैं उनकी बातों से बहुत सहमत हूँ। सिर्फ एक बात मुझे थोड़ी डिफरेंट करनी है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, किसने कहा कि चुनाव जल्दी होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो बहुत मजबूत है और बहुत सोच कर किसी भी चाल को फेंका जाता है, जुमले उछाले जाते हैं। तो ये जैसे आप युद्ध करते हैं या कहीं लड़ाई करते हैं या शत्रु होता है तो उसको भ्रमित करने के लिए भी कई बार इस तरह के जुमले कर दिए जाते हैं ताकि वो भ्रमित हो जाएं और एक उथल पुथल सी। आजकल उथल पुथल से मुझे याद आया, जोशी जी तो सामना कर रहे होंगे बिपरजॉय का। बिपर का मतलब एक्चुअली उथल पुथल है, जिसे बांग्लादेश ने नाम दिया बिपरजॉय का, और वो रजिस्टर्ड हो गया। तो ये उथल पुथल मचाने वाली चीज़ है। बाकी जितने तर्क आनंद भाई साहब ने दिए उसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखिए, इंडिया शाइनिंग वाला सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब अटल जी ने किया इंडिया शाइनिंग हो रहा था और औंधे मुंह भारतीय जनता पार्टी गिर गई। दूसरी बात, लोकप्रियता का ग्राफ प्रधानमंत्री मोदी का लगातार कम हो रहा है और ये भी बार बार सामने आ रहा है कि राज्यों के जो चुनाव हैं उनमें मोदी जी का जो करिश्मा है वो शायद इतना काम कर नहीं पा रहा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसमें ये भी सोचा जा रहा था, या जो ये मानते हैं कि चुनाव जल्दी होंगे उनका तर्क ये है कि शायद इसके सहारे, मोदी जी के करिश्मे के सहारे हम वैतरणी पार कर लें इन 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं। ये तर्क है। अब दूसरी बातें जो आनंद जी ने ध्यान दिलाई और दर्शकों को भी बिल्कुल अपील करेंगी कि अगर ऐसा होता तो ये मंदिर वाला जो उद्घाटन, सारे कार्यक्रम बार बार उसकी सुर्खियां बनवाई जा रही हैं कि इस दिन होगा, मोदी जी जाएंगे और अयोध्या की सड़कें ऐसी हो जाएंगी, तो उस इतने बड़े काम को, इतने बड़े अचीवमेंट से पहले वो चुनाव क्यों करना चाहेंगे? तो लॉजिक है कि उसके बाद ही वो उसको भुनाना चाहेंगे और जो एजेंडे उनके थे, चाहे वो 370 के रहे, 35 से रहा, सारी बात रही। अब एक और एजेंडा हवा में घूम रहा है यूसीसी का, कॉमन सिविल कोड का, अभी शुरू हो गया है। पहले उत्तराखंड से शुरू हुआ, फिर विधि आयोग ने रिपोर्ट दे दी। तो ये भी कोई 1 या 2 दिन की चीज़ नहीं है। 30 दिन में तो इस पे आपत्तियां और सुझाव आने हैं और मान लिया इसे लागू करते हैं तो मेरे ख्याल से एक शीत सत्र, एक मानसून सत्र हुआ, एक मानसून सत्र तक हो नहीं सकता। शीतकालीन सत्र पे शायद जाके अगर सारी चीज़ें इनके अनुरूप जाती हैं तो करेंगे। तो मैं आनंद भाई से इसलिए सहमत हूँ कि जो सारी, अगर हम
स्टेप बाय स्टेप एक एक काम को देखें तो उसमें समय है, और वो समय उन्हें बाध्य करता है कि वो चुनाव को पहले ना कराएं और सही समय पर ही चुनाव कराएं। मेरा प्रश्न ये रहेगा कि जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव इस साल होने जा रहे हैं, इसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, और मतलब ये मुख्य रूप से मेन स्टेट है। साथ ही तेलंगाना और हरियाणा और उड़ीसा वगैरह के जो चुनाव हैं वो भी आने वाले साल में हैं। लेकिन जैसा बीजेपी का नारा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, लगभग 8-10 राज्य ऐसे हैं जिनके चुनाव इस साल और आने वाले जो 2024 में 3-4 महीने के अंदर होने हैं। लोकसभा चुनाव के साथ जैसे हरियाणा का चुनाव होता है, तो ऐसे में कुछ संभावना महाराष्ट्र के बीच में मान सकते हैं कि चुनाव महाराष्ट्र के पहले से होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो प्रारूप है बीजेपी का बार बार दृष्टिकोण रहता है, तो उसमें जो चर्चा है संभावित लोकसभा चुनाव के पहले की, कुछ इसमें आपस में कुछ तालमेल देख रहे हैं? पहले तो आनंद भाई ने आपके दर्शकों को बहुत रिच किया, बहुत रिच इन्फॉर्मेशन दी, और वो बहुत ज़रूरी थी जानकारियाँ इसको परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए। अब सवाल ये है कि कितनी हकीकत कितना फसाना, क्या ये पहले कराएंगे या नहीं कराएंगे। अभी आपने बात कही वन नेशन और वन इलेक्शन की, ये बातें समय के साथ ख़त्म हो गई। ये तब था जब उनका जादू चल रहा था पूरी तरह से, और ये लग रहा था कि वो पूरे देश में। अब जो साउथ से मैसेज आ रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में जीत हुई है पर कितनी सीटें बीजेपी की हैं वो देखने वाली है। ममता बनर्जी ने असेंबली इलेक्शंस में जो फाइट दी वो अलग चीज़ थी। महाराष्ट्र में स्थिति दिक्कत में है। जितने अभी सर्वे आ रहे हैं अगर उनको सही मान लें तो चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तो भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में दिखाई देती है। तो जब हम इन कारणों पर विचार करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, तो हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी समय पूर्व चुनाव में जाना चाहेगी। और जो दूसरी बात अभी आप कर रहे थे और आंजी भी कर रहे थे कि चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश और मायावती की बात हो रही थी। आनंद जी, मेरा इसमें एक बहुत फंडामेंटल थॉट है कि बहुजन समाज पार्टी का जन्म, समाजवादी पार्टी का जन्म तो हो चुका था, लेकिन उन्हें जो बीज खाद पानी सब मिला वो कांग्रेस के कमज़ोर होने से मिला। तो उनके मन में हमेशा एक आशंका ये रहती है कि अगर कांग्रेस को ज़रा सा भी हिस्सा दे दिया या बढ़ने का मौका मिला तो ऐसा ना हो कि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो विपक्षी एकता की राह में जो सबसे बड़ी बाधा है वो यही है, उनके मन का जो डर है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के मन में भी यही डर है कि अगर कांग्रेस एक भी बार थोड़ा सा मजबूत हुई तो उनका जो जनाधार है वो खिसकना शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें हैं जो विपक्ष को एक जगह नहीं आने दे रही। अभी कल आपके तो सौरजन ने कह ही दिया कि भाई आप जो है पंजाब में और दिल्ली में चुनाव मना कर दो, हम नहीं लड़ेंगे, तो हम आपको साथ चल देते हैं। तो ये बातें होती रहती हैं, कहीं पे थोड़ी बार्गेनिंग के लिए भी कही जाती हैं, सौदेबाजी के लिए कि भाई ज़्यादा सीट ले लें। अगर अखिलेश की बात करें, वो चाहेंगे कि भाई बहुत ही कम सीटों पे कांग्रेस को लड़ाया जाए। लेकिन जैसा आनंद जी ने डाटा दिया था 119 सीटों का, वो शायद बढ़ रहा है, और जो विपक्ष की स्ट्रेटजी है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर 1 बाई 1 इलेक्शन हो जाए, तो यही शरद पवार का भी मैसेज था कि अपनी अपनी जगह रीजनल पार्टीज़ को प्रायोरिटी दे दें और कोशिश ये करें कि 1 to 1 फाइट में आ जाए बीजेपी और विपक्ष। तो डेफिनेटली फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। जो राह बहुत आसान दिखाई दे रही है वो थोड़ी मुश्किल होगी, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसे समझ नहीं रही है, उनको भी सारी जानकारियां हैं। तो इसलिए मैं आनंद जी से सहमत हूँ कि इलेक्शन को प्रीपोन करना शायद उनके लिए मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो चुनाव की संभावना है वो चर्चा में लग रही है ज़्यादातर, क्योंकि अगर तार्किक बात करें तो ऐसा कुछ रीज़न दिखाई नहीं देता सरकार के सामने कि वो चुनाव में जाए। और क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हार मिली है कर्नाटक में, हिमाचल में, और दूसरे जो राज्य हैं उनसे भी उनके लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। कि जो यूसीसी का प्रश्न है वह बीजेपी की रणनीति से ज़्यादा विपक्ष की जो भूमिका है उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करने के लिए, आपस में उनमें विवाद पैदा करने के लिए ये प्रश्न ऐसे उठाए गए हैं, चर्चा लाई गई केंद्र सरकार के द्वारा। आपको क्या लगता है पुष्पेंद्र शर्मा जी? देखिए, एक तो आज मैं फिर से कहूँगा, लगेगा कि मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, पर आनंद जी के साथ आपने बिठाया तो बड़ा मज़ा आ रहा है वार्ताओं। और मैंने जब शुरुआत की थी तो एक ही बात से शुरुआत की थी कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र लोगों को भ्रमित करता है और विपक्ष को उलझाए रखना चाहता है उथल पुथल में। ये मेरा पहला वाक्य था जब हमने शुरू किया। तो जी ये यूसीसी और दूसरी सारी चीज़ें ये सब वही हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि विपक्षी उनकी पिच पर आके खेले,
और जो आनंद जी ने सुझाव दिया कि उन्हें चुप रहना चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, होना यही चाहिए। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई तो कांग्रेस ने या किसी भी पक्ष ने उसको नोटिस नहीं लिया और इग्नोर करते रहे। लेकिन अब जैसे ही केंद्र में पूरे राष्ट्र की बात आई कि वहाँ पे यूसीसी लागू होने की प्रक्रिया आरंभ हो रही है, तो शायद उनसे सब्र नहीं हुआ और जयराम रमेश बोल गए, या यूँ कहिए कि कर्नाटक चुनाव के बाद से वो थोड़ा और ज़्यादा मुखर हो रही है कांग्रेस, वहाँ पे मतांतर कानून को रद्द करना और वोकल हो रही है थोड़ी सी, शायद इसलिए वो बोल गए हों। और यही भ्रमित करने वाली राजनीति को आप याद करिए, जब 12 जून की बैठक प्रस्तावित थी विपक्ष की बिहार में, जो टल गई 23 जून के लिए, तो पहले कहा गया कि कांग्रेस आ ही नहीं रही, राहुल और खड़गे जी नहीं आ रहे, जबकि वो उपलब्ध नहीं थे। फिर एक बयान ये दिलवाया गया कि तेजस्वी और नीतीश में आपस में नहीं बन रही है, और तेजस्वी कुछ और चाह रहे हैं, वो कुछ और चाह रहे हैं, कि लालू को सामने लाया गया। ये सारे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को भ्रमित करने के लिए अपनाती है और बार बार इस तरह के मुद्दे उठाने की कोशिश करती है, जिससे विपक्ष उसकी पिच पर आके खेले और ध्रुवीकरण के जाल में फंस जाए। मेरे ख्याल से आनंद जी भी इस बात से सहमत होंगे, और इसी अपनी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म ही करना चाहूँगा। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने कि जिस तरह से बीजेपी की रणनीति रहती है हमेशा मुद्दों में उलझाने की विपक्ष को, और उसी में उनकी एनर्जी वो वेस्ट कराना चाहती है। और जो आज का मुद्दा था उस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा, उसके बड़ा सार्थक विश्लेषण हमारे जो पैनल है उन्होंने किया। मैं आनंदवर्धन जी का, पुष्पेंद्र जी का और गिरीश जोशी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने पूरे विश्लेषण से हमारे दर्शकों के साथ अच्छी चर्चा प्रस्तुत की, उसके लिए पुनः आभार। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है? खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।